आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी को। ठीक है, देखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में वैलेंसी से रेलेवेंट क्वेश्चन आता है तो इसको आपने जो है वो किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात जो वैलेंसी के बारे में वो ये करेंगे हम कि ये चीज़ एलिमेंट होते हैं उनकी यूनिक प्रॉपर्टी जो है वो होती है। ठीक है, वैलेंसी क्या है? एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है। आगे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो मज़ीद क्लियर होगा। इसको डिस्कस करते हैं कि वैलेंसी कहते किसे हैं। डेफिनेशन इसकी देखेंगे, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। सिंपल अल्फाज में वो कहता है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो इन दोनों के आपस में मिलने की जो कैपेसिटी है उसको वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटी मिलना तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटी बेसिकली क्या होगी आपने जो है वो बात को गौर से सुनना है। ठीक है, और इसको जो है वो समझना है। देखें, जब भी दो एटम आपस में मिलते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप कायम होता है वो या तो जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, या फिर जो है वो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब कहते हैं जी कि जो कोवलेंट अगर हम देखें कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है या कि आयनिक बॉन्ड क्या है, तो सिंपल आपने ये समझना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो तब बनता है जब दो एटम्स के दरमियान या दो एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, कि बॉन्ड कब बनते हैं इनके दरमियान जो है एक एटम दूसरे एटम से या दो एलिमेंट आपस में कैसे मिलते हैं कि जब इनके दरमियान कोई बॉन्ड बने। ठीक है, अब बॉन्ड की नेचर क्या होगी, या कोवलेंट होगी या फिर आयनिक होगी। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दो एटम्स या दो एलिमेंट आपस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होंगे। ठीक हो गया। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम या फिर एक एलिमेंट दूसरे एटम या दूसरे एलिमेंट को जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कर देता है। ठीक है, सिंपल सिर्फ अभी हम इतना ही समझेंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड से क्या मुराद है कि ऐसे दो कम्बिनेशन एटम का एटम के साथ या एलिमेंट का एलिमेंट के साथ जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या होंगे? वो आयनिक बॉन्ड होंगे। ठीक है, और जिनमें अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो दो एटम्स के दरमियान या दो एलिमेंट्स के दरमियान तो उसको हम कहेंगे कि वो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से ये क्या होता है कि एटम्स या फिर एलिमेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं। अब कैपेसिटी को हमने देखना है कि कैपेसिटी क्या होगी। देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब एटम्स के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन उनकी ना अरेंजमेंट भी है कि क्या होता है जी कि शेल्स बने होते हैं एटम के अंदर जिनके अंदर जी वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं। ये थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके हम इनको डिस्कस भी करेंगे। फ़िलहाल हमें जो है वो वैलेंसी तक रहना है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने के लिए कि आपको जो है वो थोड़ा सा मतलब इतनी ज़्यादा समझ ना भी आए या नहीं भी आएगी लेकिन थोड़ी सी आपको समझ आ जाए कि देखें, अब वो जो शेल्स हैं उनके अंदर देखें शेल्स भी होते हैं और सब शेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो शेल होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, और सब शेल्स जो होते हैं वो आगे शेल्स के अंदर जो है वो फर्दर पार्टीशन होती है। ठीक है, अगर शेल की बात करें तो जो मेजर शेल्स है वो के, एल, एम और एन शेल्स हैं। ठीक है, 4 शेल्स जो है वो मेजर शेल्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से इनके अंदर अरेंज हैं कि जो शेल के होगा उसके अंदर मैक्सिमम जो कैपेसिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, वो 2 को रख सकता है। ठीक है, एल के अंदर जो कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर जो है वो रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखेगा। ठीक है, कम इसके अंदर मतलब 8 से कम आ सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, और जो एम है, एम के अंदर जो है वो एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम 18 से मिनिमम आ सकते हैं लेकिन जो मैक्सिमम है वो 18 है। 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो एम शेल है उसके अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, और जो एन शेल है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि कोई भी मतलब एटम्स या एलिमेंट्स दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ जो है वो कंबाइन क्यों होते हैं, बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन्हें जो है वो स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, देखें, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नोबल गैसेस का हमारे पास जो है वो ग्रुप है वो सबसे जो है वो स्टेबल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं
जितने चाहिए होते हैं 2, 8, 18 और जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए होते हैं, ठीक है, वो उनका कंप्लीट होता है, आउटर मोस्ट शेल जो है वो उनका कंप्लीट होता है। लेकिन वो एटम्स, वो एलिमेंट कि जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तो वो अपने उस शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं आपस में या फिर इलेक्ट्रॉन को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ कि कैपेसिटी हम डिस्कस करें, वैलेंसी क्या है, कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी क्या होगी कि देखें, अगर एक एटम है या एलिमेंट है, उसको ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ शेयर करके जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो हमारे पास रूल है 2, 8, 18 और 32 का जो रूल है, ठीक है, वो फुलफिल उसका होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल की बात है कि उसके अंदर जी आउटर मोस्ट शेल में, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जो वो कमी है, तो वो किसी के साथ अगर वो शेयर करके उसको पूरा कर लेता है, ठीक है, तो उसको कह देंगे जी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, उस एटम की वैलेंसी 1 होगी, कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ। तो वो क्या होगा जी कि उसके अंदर एक की डेफिशिएंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ताकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा कि अगर कोई ऐसा एटम है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कि उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो वो शेयर कर ले या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र उसको कोई कर दे, ठीक है, या वो खुद किसी दूसरे एटम को या एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दे, तो उसको कहेंगे जी कि इसकी वैलेंसी कितनी है जी, इसकी वैलेंसी 2 है, कि ये जी दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जो है वो रखता है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा एटम या एलिमेंट है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इनके 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कि उसको चाहिए जी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको किसी से चाहिए, या वो शेयर कर ले या वो कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दे इलेक्ट्रॉन्स को, कि उसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो सके, उसको स्टेबिलिटी वो गेन हो जाए उसको, ठीक है। तो इसकी इस तरह से हम कहेंगे जी कि इस एटम की या एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, 3, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये क्या है जी, कि जब 2 एटम्स या एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसमें आप बताएंगे जी कि, और इसको फर्दर हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा, मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा जी कि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में सबसे पहली बात यह है कि इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। वैलेंसी, बेसिकली वैलेंसी का ताल्लुक किस चीज़ से है, या वैलेंसी क्या होगी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं या वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उसके बेस पे, और वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो उसको हम कह देंगे जी कि वो उसकी वैलेंसी है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वैलेंसी जो है वो किससे रेलेवेंट होगी, कोवलेंट कंपाउंड या फिर जो है वो आयनिक कंपाउंड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कह लो या कि आयनिक बॉन्ड कह लो। तो अब इन दोनों का ट्रेंड देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये वैलेंसी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर बात करें तो इसमें इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, कहते हैं जी कि वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, कि देखें हाइड्रोजन जो एटम है वो क्या है कि उसमें उसका जो शेल है, ठीक है, सबसे पहले जो उसका की शेल है उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे ये जी अनस्टेबल है, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करता है कि हमेशा जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है, ठीक है, ताकि क्या है कि इसके भी जो है जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो के शेल है, तो उसमें जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कि वो कब स्टेबल होगा, जब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसको अपना पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन्स की ऐसा पार्टनर लेता है कि जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सके। शेयर की सेंस में कि देखिए किसी के साथ शेयर करेगा तो उस एटम की या एलिमेंट की भी कमी को जो है वो पूरा कर देगा आउटर मोस्ट शेल को, उसके आउटर मोस्ट शेल को भी जो है वो स्टेबल कर देगा, और जिसकी अपनी अनस्टेबिलिटी है उसको भी ये स्टेबल कर लेगा शेयरिंग के थ्रू। कि अब इसके पहले जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन था, तो अब जब इसने शेयरिंग की है तो अब इसके जो आउटर मोस्ट शेल है जो कि के शेल है उसमें अब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये खुद भी स्टेबल हो जाता है, और दूसरा एटम या एलिमेंट जिसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, और वो बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करता, अगर ये कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इसका वजूद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास ये कैपेसिटी है कि ये अपने किसी के साथ शेयर करके अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट करता है, ठीक है, और ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है।
तो या फिर हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, कि वो जो एटम है वो एलिमेंट के साथ जो है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो बनाता है, ठीक है। तो ये थे जी कि सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी कैसे वैलेंसी क्या डेफिनेशन है, ये किस तरीके से जो है वो वैलेंसी को हम कंसीडर करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में देखें सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है और फिर कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि अभी हमने डिस्कस किया है ये पहले भी कि हाइड्रोजन जो है वो इसलिए मोस्ट कॉमन है कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए क्योंकि ये मोस्ट अनस्टेबल होता है कि इसके जो एक ही शेल होता है, ठीक है, के शेल होता है और उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको सबसे ज़्यादा जो है वो इसको ज़रूरत होती है जी कि ये अपने आप को जो है वो स्टेबल कर ले, ठीक है। सबसे सिंपल है इसलिए भी हम इसको ले सकते हैं। अब देखें क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो आई थिंक 17 है जी। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप इसको देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, ठीक है। अब अगर हम इसके देखें कि जो वैलेंसी को अगर हम डिफ़ाइन करें कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी हाइड्रोजन के साथ जब ये बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो देखें क्लोरीन के जो लास्ट देखें पहला शेल जो है वो के शेल है। क्लोरीन के पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब 17 में से 2 चले गए तो 15 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पीछे रह गए हैं, ठीक है। अब के शेल में 2 आ गए हैं, ठीक है। एल शेल जो है उसके अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो कितने हो गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और जो एम शेल है जो कि लास्ट शेल होगा, ठीक है, ये इनके 17 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के अंदर। तो जो लास्ट वाला एम शेल है उसके अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब क्लोरीन के जो लास्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैक्सिमम जो है वो 2 होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 होने चाहिए, 18 होने चाहिए और जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है डिफरेंट उसके हिसाब से, शेल्स की कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो अब क्लोरीन को अगर स्टेबल होना है तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी और को जो है वो डोनेट कर देगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि वो क्या करेगा, क्लोरीन किसी ऐसे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा जो क्या हो कि जी कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है, जिसमें वो शेयरिंग कर ले कि किसी से अपना मतलब किसी से जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। इस तरीके से अपनी जो है कैपेसिटी जो कि 8 पे जाके स्टेबल होगा, ठीक है। तो 7 को 8 कर ले, 7 से जो इसकी कैपेसिटी है वो 8 हो जाए, ठीक है। और जो दूसरा एटम होगा या एलिमेंट होगा उसकी कैपेसिटी भी जो है वो पूरी हो जाए। इस तरीके से क्लोरीन भी स्टेबल हो जाए और दूसरा एटम भी, ठीक है। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन का केस देखें हम, तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्लोरीन के जो है वो 8 हो जाते हैं। अगर हाइड्रोजन की साइड से देखें तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। वो हाइड्रोजन की कमी भी पूरी हो जाती है शेयरिंग से और क्लोरीन की भी। इसी तरह से ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 8 है, ठीक है। 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का। अब होता है कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करें तो सबसे पहला जो के शेल होता है उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो एल शेल है उसके अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। जबकि एल शेल की कैपेसिटी है कि उसमें मैक्सिमम जो है वो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो शेल जो है वो स्टेबल होगा। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करता है कि ये अलग अलग 2 हाइड्रोजन जो एटम होते हैं उनके साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और इस तरीके से जो है वो अपनी कैपेसिटी को, अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। अगेन वही कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो सेकंड शेल है इसका एल शेल है उसके अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्दर इसको जो है वो स्टेबिलिटी यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ज़रूरत है कि ये 3 एटम्स या एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएं जो कि क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, ठीक है। अगर कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो सेकंड शेल जो होता है इसका एल शेल उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कार्बन के पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो क्या करता है कि वो 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या करता है कि किसी 4 एटम्स या एलिमेंट के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है बना के अपनी जो है वैलेंसी को फुलफ़िल करेगा, ठीक है।
अब इस तरीके से देख लेते हैं कि जिस तरह से ये बॉन्ड बना रहे हैं, क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन को जी 2 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत थी तब वो स्टेबल होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर जो है वो 3 बॉन्ड्स की 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, ठीक है, तो उसे 3 बॉन्ड्स बनाने की ज़रूरत थी तब जाके वो स्टेबल होता है। और जो कार्बन है, कार्बन को जो है वो कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कमी थी, उसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। उसी हिसाब से इनकी जो है वो वैलेंसी होगी कि जिस एलिमेंट को स्टेबिलिटी के लिए जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनाने की ज़रूरत है या जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उस हिसाब से उनकी जो है वैलेंसी होगी। क्लोरीन के अंदर लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ठीक है, तो इसलिए इसने 1 बॉन्ड बनाया, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी 1, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के जो लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो इसे स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड बनाने थे, ठीक है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। नाइट्रोजन कब स्टेबल होता है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, ठीक है, इसको स्टेबल होने के लिए 3 बॉन्ड्स बनाने थे, तो इसलिए इसकी जो है वैलेंसी क्या होगी 3, ठीक है। कि नाइट्रोजन के पास कितनी कैपेसिटी है बॉन्ड्स बनाने की 3, ठीक है, 3 कैपेसिटीज़ हैं कि ये जो है वो 3 एटम्स या एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम कार्बन की बात करें तो जो कार्बन है उसके पास जो है वो 4 की कैपेसिटी है, उसकी वैलेंसी जो है वो 4 है कि वो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में हम वैलेंसी किसको कहते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कहते हैं जी वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन आर लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। अब देखिए जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर वो हमने पहले बात कर दी कि आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं कि जब एक एटम या एक एलिमेंट दूसरे एटम या दूसरे एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र करके जो है वो बॉन्ड बना दे, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के कोई एटम है या एलिमेंट है, उसके लास्ट शेल में सबसे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, और अब उसमें कितने की है कि अगर उसके साथ जो है वो 7 और इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद ऐड हों तो उसका 8 का जो ऑक्टेट रूल है वो मुकम्मल होता है, ठीक है, फिर वो स्टेबल होगा। तो इतना तो कोई भी एटम या एलिमेंट फ्री नहीं होता कि वो जी उसको एट अ टाइम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दे। तो इसलिए वो एटम क्या प्रेफर करता है या वो एलिमेंट क्या प्रेफर करता है, वो क्या कहता है कि वो जो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके लास्ट शेल के अंदर, वो उसको जो है वो कम्प्लीटली किसी और को डोनेट कर देता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है और जो अनस्टेबिलिटी होता है वो किसी और को डोनेट करके अपनी वो अनस्टेबिलिटी को ख़त्म कर लेता है। तो इस तरह से जो कम्बिनेशन बनते हैं एटम्स के, एलिमेंट्स के, तो उसको हम कहते हैं कि वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो वैलेंसी, अब आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी क्या होगी कि अगर कोई भी ऐसा एटम या एलिमेंट जो अपने आप को स्टेबल करे मुकम्मल तौर पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके या मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम या एलिमेंट को दे के, अगर कोई एटम या एलिमेंट स्टेबल हो तो उसको कहते हैं जी कि वो आयनिक बॉन्ड है या कि आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब एक और मज़ीद जो है वो हम 2 इसमें कंडीशन पढ़ेंगे कि जिसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से एटम हैं, वो क्या शर्त है कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन हों उनके आउटर मोस्ट शेल में तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, अगर इतने इलेक्ट्रॉन हों तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा एलिमेंट है या एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एटम या वो एलिमेंट्स वो प्रेफर करते हैं टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। याद रखना आपने कि ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स के जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या प्रेफर करते हैं, वो आयनिक बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, आयनिक कंपाउंड को प्रेफर करते हैं, ठीक है, और वो प्रेफर करते हैं कि वो कम्प्लीटली तौर पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें ताकि वो जो है अपना ऑक्टेट जो है रूल उसको जो है वो कंप्लीट करें। ऑक्टेट की बात करें तो ऑक्टेट क्या होता है, देखें यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ जो है वो दुनिया के अंदर वो अनस्टेबल है, ठीक है, उसको जो है वो स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो सिर्फ जो नोबल गैसेस का ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, वो 8 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो कि स्टेबल है। स्टेबल क्यों है जी कि उनके लिए अगर मतलब स्टेबिलिटी के लिए रूल डिफाइंड है, ठीक है, कि अगर कोई एटम या एलिमेंट उन रूल्स को फुलफ़िल करता है, उन पे पूरा उतरता है, तो उसको हम कहेंगे जी कि वो स्टेबल है, ठीक है। अब रूल क्या है, देखें केमिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक ऐसे एटम या एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जैसे डुपलर कह लें, ठीक है, जिसको डुपलर कहते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो उसके किसी भी एटम या एलिमेंट के
आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, ठीक है, जिसको ऑक्टेट का रूल कहा जाता है। अगर वो इस कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो वो क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे। नोबल गैसेस जो हैं वो उनमें ऐसी गैसेस भी हैं जो कि डुपलर जो रूल होता है उसको फुलफ़िल करती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी भी हैं जो कि ऑक्टेट रूल को जो है वो फुलफ़िल करती हैं। जैसे हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम जो है वो डुपलर रूल को फुलफ़िल करती है, क्योंकि इसके लास्ट शेल जो है कि शेल जो है वो एक ही शेल होता है, इनके इसका एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का। तो उसके जो लास्ट शेल है उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल के अंदर जो उसकी कैपेसिटी है कि 2 से 2 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा। तो हीलियम जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ठीक है, ऑक्टेट क्या होगा कि अगर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एटम्स हैं, ये स्टेबल कब होंगे, जब ये डुपलर रूल को फुलफ़िल करेंगे या ऑक्टेट रूल को फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। डुपलर रूल कैसे फुलफ़िल होगा कि इनका जो लास्ट शेल होता है उसमें जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए, ठीक है। और ऑक्टेट रूल क्या होता है कि जिसमें कोई भी एटम या एलिमेंट है उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है होना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, जैसे कि हम रूल को स्टडी कर रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट के जिसमें लेस दैन 4, जिनके वैलेंस शेल में लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम है, ठीक है, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसके पास कैपेसिटी है कि उस एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ कर दें, तो ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से, किसी और को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करने से ये स्टेबल हो सकता है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 1। ये किसी के साथ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। इसी तरह इसके पास भी कैपेसिटी है कि ये उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट कर दें, और इस तरह से क्या होता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। और इसी तरह से एल्युमिनियम है, इसके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3, कि इसके पास कैपेसिटी है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो किसी को ट्रांसफ़र कर दें और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स के जिनके पास जो है वो 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, ठीक है। कि ऐसे एलिमेंट्स के जिनके वैलेंस शेल के अंदर, अब उनके लिए मुश्किल होता है कि अगर 5 किसी के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसको अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, ठीक है। अगर 6 हैं तो उसको जी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, अगर 7 है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो इसलिए वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज़ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि वो किसी और से वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, अपनी जो डेफिशिएंसी होती है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने रूल्स याद रखने हैं कि वो एलिमेंट के जिनके पास लेस दैन 4 वैलेंस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, वो प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनको लूज़ कर दें, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स के जिनके वैलेंस शेल में मोर देन 5 हों या फिर मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करें और अपने ऑक्टेट को जो है वो कंप्लीट करें। एग्जांपल्स देख लेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले जी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, और इसके 5 हैं, तो ठीक है, इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ये प्रेफर करेगा कि ये 3 और इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले, 3 और बॉन्ड किसी के साथ बना ले, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और ये स्टेबल हो जाए, बजाय इसके कि ये 5 के 5 किसी को जो है वो दे दे। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर और बहुत कम उसको चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो प्रेफर करता है कि वो किसी से जो है वो ले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ना कि अपने 5 के 5 या 7 या 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी और को दे दे और फिर स्टेबल हो, ठीक है। तो इसलिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसमें कितने की डेफिशिएंसी है, 3 की, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। कि अगर ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है, ठीक है, या कम्प्लीटली कोई इसको ट्रांसफ़र कर देता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। अब इसके पास कैपेसिटी है कि इसको कोई 2 और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए तो इसके जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जो वैलेंस शेल है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 7 होते हैं, ठीक है। इसको ज़रूरत है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाए, उससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, ठीक है। उसके बाद हम रेडिकल को डिस्कस करेंगे जी कि रेडिकल क्या होता है, ठीक है। देखें, सिंपल हमें एटम भी नज़र आते हैं, ठीक है, एलिमेंट को भी हमने देखा है, और जो कंपाउंड है वो भी हम देखते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, एटम को जब आप देखो या फिर आप एलिमेंट को देखो या फिर आप
कंपाउंड को देखो तो उनके ऊपर जो है वो आपको कभी चार्ज नज़र नहीं आएगा, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल होंगे। लेकिन कुछ ऐसे एटम, एलिमेंट या कंपाउंड भी होते हैं कि जिनके ऊपर जो है वो आपको कोई चार्ज नज़र आता है। अब चार्ज क्या मुराद है, ये चार्ज किस चीज़ से हम उसको डिनोट करते हैं। देखें, एटम है या एलिमेंट है, उनके ऊपर जो है वो प्लस या फिर नेगेटिव का जो है वो साइन होता है, ठीक है। अब जो अगर किसी एटम, एलिमेंट, कंपाउंड के ऊपर प्लस का साइन है तो वो ये शो करवाता है कि उसके अंदर डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अगर उसकी वो डेफिशिएंसी मुकम्मल हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा और वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो डेफिशिएंसी रहेगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, तब तक वो चार्ज उसके ऊपर मौजूद रहेगा। इसी तरह से जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होगा, नेगेटिव साइन का मतलब ये होगा कि इसके पास जी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, ठीक है। तो अगर वो किसी को मतलब ज़रूरत हो, अगर वो किसी मतलब उसको कोई ऐसा एटम, एलिमेंट या कंपाउंड मिले कि जिसको वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा कि फिर वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, और फिर उस पर से चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो रेडिकल, तो इन ऐसे एटम्स, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो रेडिकल होते हैं, ठीक है। उनको हम रेडिकल का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि रेडिकल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज, ठीक है। एटम्स का ग्रुप या फिर एटम कह लें, ठीक है, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसके पास जो है उसको जो है हम कहते हैं कि वो रेडिकल है। रेडिकल की एग्जांपल देखें तो इसमें जी इस तरह से आपने जो वो टेबल बनाना है, ठीक है। तो रेडिकल है, सिंबल है और उनकी वैलेंसी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि रेडिकल की भी जो है वो वैलेंसी होती है, क्योंकि इनके पास एक्सेस या डेफिशिएंसी होती है। वैलेंसी इसी चीज़ का खेल है कि अगर एक्सेस है तो आप इलेक्ट्रॉन्स किसी, मतलब एटम्स जो होते हैं वो या एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देते हैं, ठीक है। और अगर उनके पास डेफिशिएंसी होती है तो वो किसी से लेके और अपना ऑक्टेट या फिर डुपलर रूल जो है वो उसको फुलफ़िल करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहला रेडिकल है हाइड्रोक्साइड, सिंबल इसका क्या होगा, OH नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव का साइन सिंपल नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये, अगर सिंपल नेगेटिव लिखा हुआ है उसके साथ और कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ, अगर सिंपल पॉजिटिव लिखा हुआ है और उसके साथ कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब हमेशा ये होता है कि उसके साथ उसको 1 कंसीडर करते हैं। तो OH नेगेटिव है, यानी कि इस पर 1 का चार्ज है, -1 का चार्ज है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी क्या है जी, 1। अब माइनस सिंपल नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि इसके पास जब भी नेगेटिव चार्ज होगा किसी एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर, तो उसका हम कहते हैं कि इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है। वैलेंसी चार्ज इसके ऊपर 1 है, वैलेंसी इसकी 1 है। इट मीन्स कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये खुद जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसके पास कैपेसिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। फिर है हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम की अगर हम बात करें, रेडिकल हाइड्रोनियम की, तो इसका सिंबल है H3O पॉजिटिव। इस तरह इसका ये +1 हुआ, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1, कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर कोई इसको वो दे दे इलेक्ट्रॉन तो ये स्टेबल हो सकता है, इसकी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। फिर है साइनाइड, Cn नेगेटिव, तो इसका भी नेगेटिव सिंपल लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि इसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ये किसी को दे देगा तो इसकी जो है वो ये स्टेबल हो जाएगा और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। इसके पास कैपेसिटी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इस तरह से स्टेबल हो जाएगा। फिर है कार्बोनेट। कार्बोनेट की अगर बात करें तो इसका सिंबल होता है जी CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब CO3 2 नेगेटिव, अब देखिए पहले तो था नेगेटिव सिंपल है, प्लस से जो है वो सिंपल चार्ज लिखा हुआ है, नेगेटिव जो है उसके साथ कोई डिजिट नहीं। यहाँ पे जो है वो कार्बोनेट के केस में नेगेटिव के साथ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि कार्बोनेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये एक्सेस में है, तो इसका वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, कि इसके पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर सकता है और उसके साथ बॉन्ड बना के स्टेबल हो सकता है। नाइट्राइड की अगर बात करें तो इसका जो सिंबल है वो N है, ठीक है। ये जो है वो इस पर जो चार्ज होता है वो 3 नेगेटिव का होता है। 3 नेगेटिव, इट मीन्स कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेस में है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब आती है एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो आता होता है, वो क्या है जी, कि वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी को तो हमने देखा जी कि 2 एलिमेंट आपस में मिलने की जो उनकी कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल से क्या मुराद है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। इसके नाम को अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप को खुद डिफ़ाइन कर रही होती है। तो वेरिएबल का मतलब ही क्या है कि मुख्तलिफ, ठीक है।
तो कहते हैं जी कि पहले तो थी वैलेंसी सिंपल, एक एलिमेंट की हमने एक वैलेंसी डिस्कस कर ली। अब ऐसा नहीं है कि उसकी सिर्फ एक है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि वो डिफरेंट जब कंपाउंड्स बना रहे होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिल गए तो उनकी वैलेंसी जो है वो चेंज होती रहती है। एक केस में अगर उनकी वैलेंसी 1 है तो दूसरे कंपाउंड के साथ उसकी वैलेंसी 2 होगी, तीसरे के साथ 3 होगी, अगर कोई और स्टेट है तो उसमें उसकी वैलेंसी 4 भी होगी, 5, 6, 7, 8, इस तरह से जो है वो इनकी वैलेंसी जो है वेरी करती हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं फिर आगे इसको फर्दर समझेंगे। कहते हैं जी वेरिएबल वैलेंसी किसे कहेंगे? सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो कि मोर देन 1 वैलेंसी शो करवाते हैं उस वैलेंसी को हम कहते हैं कि वो क्या है जी, वो वेरिएबल वैलेंसी है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल में हमारे पास जो है वो फेरस सल्फेट है और फेरिक सल्फेट है। अच्छा, जो फेरस है या फेरम, इसका जो लैटिन या ग्रीक नेम है वो फेरम है। ठीक है, तो इसको हम इनको जो है वो कॉमन नेम इसका जो है वो आयरन भी इसको हम कहते हैं। ऐसे इसको ग्रीक और लैटिन नेम के साथ इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है जी कि फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। अब फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट को देखें तो जब फेरस सल्फेट कंपाउंड है इसमें जो आयरन है फेरम है इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, और जो फेरिक सल्फेट है इसके अंदर जो आयरन है या फेरम है इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ मिल के जो है वो कंपाउंड बना रहा है, किस स्टेट में बना रहा है, और फिर उसके हिसाब से वो किस तरीके से जो है वो बिहेवियर शो करवाता है, तो फिर उसकी जो है वैलेंसी भी वेरी करती है। ठीक है, तो वेरी अब देखें है एलिमेंट आयरन ही, लेकिन क्या है कि एक कंपाउंड के साथ इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है और फेरिक सल्फेट में इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है। एक्सप्लेनेशन इसकी आपने देनी है। ठीक है, तो उसमें हम बताएंगे जी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके नेम जो हैं वो या तो लैटिन होते हैं या फिर जो है वो ग्रीक होते हैं। ठीक है, और इनको इनकी वैलेंसी के हिसाब से जो है वो मॉडिफाइड किया जाता है। ठीक है, इनको इसकी वैलेंसी के हिसाब से इनके नेम जो है वो डिफ़ाइन होते हैं जिस तरह से ये कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट है, ठीक है, वो कंपाउंड बना रहा है, 2 तरह का कंपाउंड बना रहा है, जैसे कि हमने आयरन को डिस्कस किया है। ठीक है, इसका लैटिन नेम है जी फेरम। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट भी बना रहा है और फेरिक सल्फेट भी बना रहा है। अब फेरस सल्फेट में इसकी वैलेंसी जो है वो लोअर है यानी कि 2 है, और जो फेरिक सल्फेट है उसमें इसकी वैलेंसी जो है वो हायर है यानी कि 3 है। तो अगर तो इसकी वैलेंसी जो है वो लोअर होगी तो इसके फेरम के नेम को हम मॉडिफाइड कर देंगे लास्ट पे OUS लगा के। वो किस तरह से देखें, जो फेरम नेम है उसके लास्ट से हम UM को रिप्लेस कर देंगे OUS से, तो फिर इसका नेम क्या हो जाएगा? FERRUM। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FERROUS। तो इस कंपाउंड में FeSO4 में जो आयरन है, जो फेरम है, इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम फेरम से फेरस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है फेरिक सल्फेट के मुकाबले में लो है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो इसलिए ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड्स का केस कि जिसमें जी वो 2 कंपाउंड बना रहा हो कोई एटम या एलिमेंट, और उसमें एक कंपाउंड के साथ उसकी वैलेंसी ज़्यादा और एक के साथ कम हो, तो जिसके साथ उसकी वैलेंसी कम होगी, ठीक है, उस एलिमेंट की, एटम की, तो उसके नेम को आप मॉडिफाइड कर दोगे लास्ट पे OUS लगा के। ठीक है, हायर वैलेंसी होगी, जब उसकी हायर वैलेंसी होगी तो फिर उसका नेम मॉडिफाइड आप करोगे लास्ट पे IC लगा के। ठीक है, अब जैसे फेरिक सल्फेट है तो फेरिक सल्फेट में इसकी वैलेंसी जो है वो हायर है, तो इसलिए फेरम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक में, यानी कि FERRUM किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FERRIC फेरिक के अंदर। तो इस तरह से जी इनके जो है वो इनके नेम्स को भी जो है वो मॉडिफाई किया जाता है, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, इस तरह से पता चलता है जी कि इनकी वैलेंसी के बेस के ऊपर भी जी इनके नेम मॉडिफाइड हैं। तो इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है वो इसमें इसकी वैलेंसी लोअर है और इस कंपाउंड के साथ इस एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो हायर है। ठीक है।